हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम शुरू करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टॉपिक सेकंड, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और उसमें सब टॉपिक है ब्रीदिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर से बताता हूँ ब्रीदिंग क्या है। तो हम जो एयर अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, दैट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग क्या होता है, जैसे अगर मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊं तो देखो, वो हवा अंदर ले रहा है तो लंग्स फूल रहे हैं, हवा बाहर छोड़ रहा है तो लंग्स की वॉल्यूम कम हो रही है। दैट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग। ओके, अब देखो, कुछ रिलेटेड पॉइंट्स बता देता हूं मैं आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड। पहली चीज तो ये एक्टिव प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस है मतलब एक्टिव प्रोसेस भी है, और जहाँ कहाँ एक्टिव प्रोसेस होती है तो वहाँ पे एनर्जी लगती है, ठीक है। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ब्रीदिंग, इतना याद रखना। अगर मैं बात करूँ तो जो एयर होती है ना, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। एयर कहाँ मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ओके। मतलब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा और लंग्स में जो प्रेशर है वो कम होगा, तभी तभी एटमॉस्फेयर की एयर लंग्स के अंदर जा पाएगी, ठीक है। मतलब एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, इतना याद रखना। देखो, अगर हम इनहेल करें, एयर को अंदर लेके देखो अंदर, तो क्या होता है, अपने आप लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है लंग्स का, ठीक है। तो ये याद रखना, जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर को, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना कम प्रेशर, सेम जितना ज्यादा वॉल्यूम उतनी ज्यादा एयर, ठीक है। मतलब वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एयर उसमें भर पाएगी, लेकिन प्रेशर उतना कम होगा, समझ रहा है। और जितना कम वॉल्यूम उतनी कम एयर उसमें आएगी और उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। इतना समझा? ओके, व्हाट माय पॉइंट। चलो, अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की। इतने सारी चीज़ें समझ में आई, इतना याद रखना कि जो भी एयर है वो पार्शियल प्रेशर पे उसे मेजर करते हैं, ओके। चलो, अब हम बात करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग की। अब देखो, हमारे बॉडी में कुछ भी करना है तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे, तो वो स्ट्रक्चर ब्रीदिंग में क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इन्वॉल्व होता है रिब्स, ठीक है। तो यहाँ यहाँ आपको रिब्स बताए गए, ये देखो ये रिब्स है, ठीक है। सबको पता है रिब्स क्या होता है। सेकंड होता है इंटरकॉस्टल मसल। इसमें दो होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जैसे इस डायग्राम के थ्रू आपको दिखाई दिया है, ये इंटरनल है ये एक्सटर्नल है, ओके। जैसे यहाँ पे भी आपको ये एक्सटर्नल है इंटरनल है, ठीक है। नॉर्मल बात करूँ तो अगर आप किसी को सामने से देख रहे हैं तो सामने से जो मसल्स दिखेंगे, आरबीसी सॉरी रिब्स के अंदर जो मसल दिखेंगे सामने से, उसे कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। और अगर आप साइड से देख रहे हैं तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। सिंपल है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है डायफ्राम, ओके। तो ये तीन चीजें यूज होती है नॉर्मल ब्रीदिंग में, ठीक है, स्ट्रक्चर में ब्रीदिंग के। गॉट माय पॉइंट। अब और कुछ चीज बता दूं तो देखो, जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है वो होती है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। ये याद रखना है। और नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम कितना अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स ने इनहेल किया है,
उसका मेजरमेंट रखता है स्पीरोमीटर। क्या रखता है? स्पीरोमीटर। स्पीरोमीटर इज अ डिवाइस, जैसा बॉडी फ्लूइड में हमने स्पिग्मोमैनोमीटर देखा था, जो ब्लड का कंटेंट कितना है उसका मेजरमेंट रखता है। यहाँ पे एयर कितना है उसे कौन रखता, उसे कौन मेजर करता है? तो स्पीरोमीटर मेजर करता है। ओके, गॉट माय पॉइंट। चलो अब हम चलते हैं इनहेलेशन में। सबसे पहली बात, ये जो इनहेलेशन प्रोसेस है ये 0.2 सेकंड की होती है। ठीक है, और ये एक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एटीपी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम। ठीक है, ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती है। अब इनहेल करते हैं, आप इनहेल करके देखो, जोर से सांस लो, आपको पता चलेगा कि रिब्स की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अपने नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा ऊपर आ रही है रिब्स और थोड़ा आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ओके, देखो, तो रिब्स की मूवमेंट कैसे होती है? एक होता है अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फिर फॉरवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है, और अगर मैं इसकी एक्सिस की बात करूं तो इसका एक्सिस होता है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। इस क्या होता है इसका? डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। मतलब कैसे? देखो, आप इनहेल कर रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा है कि रिब्स थोड़ी बाहर निकल रही, मतलब अगर हम सीधे खड़े हैं तो थोड़ी आगे आ जाएगी, थोड़ी पीछे चल जाएगी। तो आगे का जो है उसे डॉर्सो कहते हैं, पीछे का जो है उसे वेंट्रल कहते हैं। ठीक है, तो वो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे मूव होता है। गॉट माय पॉइंट। अब जो इंटरकॉस्टल मसल होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है इनहेलेशन में। ओके, याद रखना है चीज़ें। और जो जो डायफ्राम होता है ये होता है फ्लैटन या फिर स्ट्रेट लाइन में हो जाता है, फ्लैटन या फिर स्ट्रेट लाइन में। और इसका जो एक्सिस होता है वो होता है एंटेरो पोस्टेरियल एक्सिस, एंटेरियो पोस्टेरियल एक्सिस। ओके, एंटेरियो पोस्टेरियल एक्सिस। अब ये एक्सिस कैसे है? देखो, एंटेरियो मतलब ऊपर, पोस्टेरियर मतलब नीचे, तो ये ऊपर नीचे करता है डायफ्राम। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा इसमें, यहाँ पे देखो, इस वीडियो को अच्छे से देखना। देखो, जब वो इनहेल कर रहा है तो रिब्स बाहर आ गई, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, और ये जो डायफ्राम है, मतलब ये पार्ट, नीचे का पार्ट, ये फ्लैटन हो गया। ठीक है, समझ में आया? यही बताया था मैंने। चलो वापस अगर एक बार बताऊँ तो देखो, ऐसे पोजीशन में है, देखो रिब्स अंदर की तरफ है और जो डायफ्राम है ये भाग इतना फ्लैटन नहीं है। अब देखो कैसे फ्लैटन हो जाता है। देखो, हो गया है फ्लैटन, ये डायफ्राम नीचे चला गया, फ्लैटन हो गया, प्लेन हो गया, और ये जो रिब्स है वो बाहर की तरफ निकल गई। ये है इनहेलेशन की प्रोसीजर। समझ में आया पूरा? चलो अब हम बात करते हैं एक्सहेलेशन में क्या होता है। देखो, अब इनहेलेशन में जो चीज़ें यूज में थी वो एक्सहेलेशन में आ जाएगी। ओके, और एक्सहेलेशन ये पैसिव प्रोसेस होता है, ये याद रखना है, इसमें एनर्जी नहीं लगती। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एनर्जी कहाँ लगती है, इनहेलेशन की एक्सहेलेशन में? इनहेलेशन में लगती है, एक्सहेलेशन में नहीं लगती। 0.3 सेकंड का होता है, ये पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी नहीं लगता है। इसमें भी वो सारी चीज़ें यूज होगी, जैसे कि रिप्स, सेकेंड इंटरकॉस्टल मसल, और तीसरा क्या होता है? डायफ्राम। ओके, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, जैसे तब अपवर्ड थी तो अब डाउनवर्ड हो जाएगी।
ओके, फिर जहाँ वहाँ पे फॉरवर्ड थी तो यहाँ पे बैकवर्ड, वहाँ पे आउटवर्ड थी तो यहाँ पे इनवर्ड। ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो जाएगा। तो जो डायफ्राम है वो कर्व शेपेड हो जाता है, या फिर डोम शेप कह दो, आर्च कह लो, आर्च शेप्ड, या फिर कर्व शेप्ड कह लो। ठीक है, ओके, शेप्स पता चल गए। अब जैसे कि यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू हम देखते हैं। देखो ये इनहेलेशन था यहाँ तक, वो फ्लैटेंड हो गया, रिब्स बाहर आ गए। अब एक्सलेशन देखो, देखो एक्सेल करते वक्त वापस से वो कर्व हो गया, ये डायफ्राम कर्व हो गया, रिब्स अंदर आ गए। ओके, और ये ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहता है। समझ में आ रहा है? देखो हो गया क्लियर सबको? चलो ठीक है, अब देखते हैं, इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ओके, ब्रीदिंग इन मतलब इनहेल कर रहा है, और ब्रीदिंग आउट मतलब एक्सेल कर रहा है। ठीक है, अब जब इनहेल कर रहा है तो डायफ्राम देखो फ्लैटन, ये साइडवाइज डायग्राम है, मतलब सामने से नहीं देख रहे हम, एक साइड से देख रहे हैं, तो ये फ्लैटन हो गया है जब इनहेल कर रहा है। और देखो यहाँ पे एक्सेल कर रहा है तो इसका कर्व बन गया है। ओके, अब समझा? ओके, फिर चेस्ट एक्सपांड कर रही है, इनहेल कर रहा है, रिब्स बढ़ेगी, रिब्स अपवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी, आउटवर्ड होगी तो चेस्ट एक्सपांड होगा। यहाँ पे चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने आपको कहा था रिब्स कैसे होती है, तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे मूव करती है, तो ये ऐसा होता है डॉर्सोवेंट्रल, मतलब चेस्ट आगे बढ़ेगी और जो पीठ है वो पीछे चली जाएगी, दैट इज डॉर्सोवेंट्रल। और ये जो डायफ्राम होता है एंटेरियर पोस्टेरियर होता है, मतलब ऐसे मूव करता है। ठीक है, ऊपर नीचे। गॉट माय पॉइंट? समझा? चलो, अब हम बात करते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग की। नॉर्मल ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग, सेम कंसेप्ट है, बस इसमें एक मसल ज़्यादा यूज होता है, दैट इज एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल ज़्यादा यूज होता है। जैसा कि आप अगर फोर्सफुली ब्रीथ करो, जोर से मैं इनहेल कर रहा हूँ तो आपको ये पता चलता है कि वो जो पेट है वो भी अंदर जाता है, वहाँ पे भी प्रेशर डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एब्डोमिनल मसल भी यूज होती है। ओके, अब हमें एक चीज़ देखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ओके, वो क्या है कि जब हम इनहेल कर रहे, एक्सेल कर रहे, तो अमाउंट ऑफ एयर कितना आ रहा है, ठीक है, वो देखना है। तो एयर देखना है, एयर में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, CO2 आता है, नाइट्रोजन आता है, और साथ में H2 आता है। ये चार चीज़ें आती है जब हम इनहेल करते हैं। ओके, तो जब हम इनहेल कर रहे हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तो ये कितने कितने अमाउंट में आता है? सबसे पहले याद रखना, ये mm/Hg में आता है। ओके, ये क्या है? mm/Hg इसका यूनिट है। ओके, तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो होता है 158 mm/Hg, CO2 की बात करूँ तो 0.3 mm/Hg, नाइट्रोजन की बात करूँ तो 596 mm/Hg, और वाटर कंटेंट की बात करूँ तो दैट इज 57 mm/Hg। ये इनहेलेशन के टाइम। जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो O2 कितना है? 116 है, CO2 32 mm/Hg होता है, फिर ये होता है 565, और जो वाटर कंटेंट है वो 47 mmHg। और अब कुछ कुछ एयर एल्वियोलर में भी जाती है, एल्वियोला में, तो उसमें क्या होता है? उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो 100 होता है, जो CO2 है वो 40, अगर मैं नाइट्रोजन कंटेंट की बात करूँ तो वो 573 mmHg होता है, और अगर मैं वाटर कंटेंट की बात करूँ तो वो 47 mmHg होता है। तो ये जो टेबल मैंने बनाया है ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो ये था आज का ब्रीदिंग क्या होती है, मतलब कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा टाइम तक वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर वीडियो यही समाप्त करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।